गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा कि जो बेंजीन है उसमें केमिकल रिएक्शंस में पहले हैलोजिनेशन रिएक्शन थी, हैलोजनीकरण अभी लिए पढ़ी। अब जो रिएक्शन नंबर 2 है वो होगा नाइट्रेशन और फिर सल्फोनेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब रिएक्शन नंबर 1 आप पढ़ चुके हो। कौन सा था साहब रिएक्शन नंबर 1? इट इज हैलोजिनेशन, ठीक है ना। हैलोजिनेशन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे सीक्वेंस में वो है रिएक्शन नंबर 2, और रिएक्शन नंबर 2 जो है वो है नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन को बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण क्या होता है नाइट्रेशन? पहले रिएक्शन में बता देता हूं। रिएक्शन ये होती है कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया, अगर बेंजीन की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3 से करें, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सर भी बोलते हैं एक्चुअली। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 से अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। इट इज नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रिएजेंट इसमें होते हैं, या तो आपको देगा यही वाला रिएजेंट कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, या इसका जो रिएजेंट आपको दिया होता है वो दिया होगा एसिड मिक्सर। भाई ये जो दोनों कंपाउंड है ना, इन दोनों को मिला के बोला जाता है एसिडिक मिक्सर। अच्छा, डायरेक्ट भी एरो पे डायरेक्ट ही ऐसे लिखा मिल सकता आपको कि एसिडिक मिक्सर, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद एसिडिक मिक्सर। तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है, या इसको एसिडिक मिक्सर ना बोल के नाइट्रेटिंग मिक्सर भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाइट्रेटिंग मिक्सर भी इसको बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या रहा होगा। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। मैकेनिज्म एक्चुअली 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है और दूसरी स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करवाना होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं, स्टेप 1 में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देखो जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है और कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, इन दोनों की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। H2SO4 की स्ट्रक्चर कुछ ये होती है, देखो ये होता है H2SO4, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन करवा रहा है HNO3 से। HNO3 की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। और यहाँ पे होता है OH। आपको तो पता है कि ये कोऑर्डिनेटर बॉन्ड है, इसको कोवैलेंट अगर चेंज करना हो तो यहाँ से एरो जो आ रहा है उधर की तरफ तो आपको क्या लगाना होता है? नेगेटिव चार्ज, और टेल वाले पार्ट की तरफ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो अब आप देखें कि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO2 भी एक एसिड होता है, सॉरी HNO3, ठीक है ना, और H2SO4 भी एक एसिड होता है। लेकिन दोनों एसिड है, लेकिन इन दोनों में अगर एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करें ना तो H2SO4 जो होता है वो ज्यादा अच्छा अम्ल होता है, ज्यादा बढ़िया एसिड होता है। यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तब तो ये कहना ठीक होगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन अगर आपसे केवल लिखा जाए कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम कहेंगे यस HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अच्छा, जो वीक एसिड होता है ना तो मजबूरन इसको बेस की तरह काम करना पड़ता है, यानी ये H+ डोनेट करेगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वीक एसिड जो होता है तो इसको मजबूरन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेस क्या है? बेस वो है जो H+ को दे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वीक का केवल कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये वीक एसिड होता है। कंपैरेटिवली वीक एसिड होता है, मैं इस तरह से कह रहा हूं।
तो ये H+ डोनेट करेगा और ये जो H+ डोनेट करेगा तो ये लॉन पेयर उस H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके खुद से H+ को ले लेगा। तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा, देखना HO, H के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस लॉन पेयर ने H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट किया है और यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, देन O पे माइनस है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। और इसी के साथ में क्या बन जाएगा, यहां से क्या निकल गया HSO4 माइनस, तो यहां से बन गया HSO4 माइनस। अब आप देखिए कि ये जो कंपाउंड बना है ये उतना स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है साहब? वो इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये यहां से लीव हो जाता है और जैसे ही यहां से H2 बार होता है तो फाइनली यहां पे जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, N डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव तो पहले से ही है और एक पॉजिटिव हो रहा है तो यहां पे +2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। और ये जो NO2+ बना है इसी को लिखने का एक तरीका ऐसे भी है कि इस वाले को जो NO2+ बना है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं यही लिख दूं, इसी को लिखते हैं NO2+, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से सुनो भाई, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मिला के आप वापस से इसको कोऑर्डिनेटर बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके तो ये कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बना गया, समझ रहे? और यहां पे एक पॉजिटिव बचा रह गया तो वो NO2+ की फॉर्म में पड़ा। तो NO2+ की स्ट्रक्चर कैसी है, N डबल बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेटर बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, वो होता है NO2+। और NO2+ को ही बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो बेंजीन के सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, बेंजीन पे उस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। तो बेंजीन में क्या होगा साहब, वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जिस कार्बन पे बेंजीन के जिस कार्बन पे वो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को अलग से शो कर दें हम, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें कि जो NO2+ है जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में और इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये बेंजीन पे अटैक करता है और जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज में एडिशन करेगा तो फाइनली ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया, यस और नो? और इस कार्बन पे एक तो NO2 ऐड हो चुका है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा रह गया और यही वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जो अपना इंटरमीडिएट केस रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेज जो है वो स्लो स्टेज हो, स्लो होगा तो जाहिर सी बात है ये RADS भी होगा। RADS स्टेज में ही नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है, ठीक है। और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक रेडियो स्टेबल इंटरमीडिएट, इट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और ये रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप इसका बना ही दोगे, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, फास्ट स्टेट में जो HSO4 माइनस बीकर में ऑलरेडी अवेलेबल है वो HSO4 माइनस क्या करता है, इस H+ को ट्रैप करता है और जैसे ही H+ ट्रैप करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या ये वापस से एरोमेटिक सिस्टम में जा चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ चुका है NO। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है नाइट्रोबेंजीन का। तो ये बना है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। क्या है सर नाइट्रोबेंजीन के बनने का प्रोसीजर, कि बेंजीन की रिएक्शन जो नाइट्रोनियम आयन बना है, नाइट्रोनियम आयन कैसे बना है उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सर होता है, जो एसिडिक मिक्सर होता है जिसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, H2SO4 जब HNO3 से रिएक्शन करता है तो H2SO4 और HNO3 दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट कंपैरेटिवली जो सल्फोनिक एसिड है, मतलब जो H2SO4 है सल्फोनिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 जो है वो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम एसिडिक होता है, तो मजबूरन इसको बेस का काम करना पड़ा। तो इसने H+ दिया और इस लॉन पेयर ने H+ को लिया, तो फाइनली ये इस तरह का कंपाउंड बन गया कि ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, लॉन पेयर डोनेट किया
और अब ये H2 निकल गया तो पीछे नाइट्रोनियम आयन बन गया, NO2 प्लस बन गया। और यही NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बेंजीन कटिंग करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आएगा और आगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा और H2SO4 उस H+ को ट्रैप करेगा जो कि sp3 कार्बन का है और फास्ट स्टेट में ये काम होगा क्योंकि लास्ट वैसे भी नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक में जाना है और एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकता हूं उसको क्योंकि HSO4 माइनस एक बेस है और H+ आ रहा है तो ये कंपाउंड एक एसिड भी है, ठीक है। खैर वो सारी बातें अलग है लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नाइट्रोबेंजीन के बनने का जो प्रोसीजर है उसमें दो स्टेप लगे। पहला स्टेप आरडीएस से स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। और उस H का रिमूवल जो है वो फास्ट स्टेप में हो रहा है तो यहां भी KH/KT का वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आप लिख ही लोगे, क्लियर है। अच्छा बेंजीन पे अगर NH2 लाना है तो डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता, पहले नाइट्रोबेंजीन लाया जाता है फिर उसका रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई इस तरह के सवाल है। बेंजीन पे अगर डायरेक्ट आपको एडिशन करना है केवल 5 ही तरह का एडिशन हो सकता है, हेलोजन का हो सकता है, NO2 का हो सकता है, सल्फोनिक एसिड का हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप का या एरोमेटिक कीटोन टाइप बनाना हो तो हम कर सकते हैं। अब है रिएक्शन नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन सल्फोनेशन। इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन को बोलते हैं सल्फोनीकरण, ठीक है। सल्फोनेशन क्या होता है पहले रिएक्शन बता देता हूं। रिएक्शन होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन किससे होती है? बेंजीन की रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, इसके 2 मोल यूज किए जाते हैं तो फाइनली यहां पे बनता है और ये थोड़ी रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है तो इसमें बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे बना है ये देखिए, तो मैकेनिज्म देखते हैं। आपको तो पता है कि मैकेनिज्म 2 स्टेप में चलती है। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ही जब रिएक्शन करता है तो यहां पे बनता है HSO4 माइनस, एक बनता है H3O प्लस और एक बनता है SO3 और ये जो SO3 है यही इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। SO3 को लिखने का ट्रेंड आप इस तरह से भी बना सकते हैं। SO3 जो होता है वो इस तरह का होता है, देखो S डबल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड और इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे आ जाएगा प्लस का 3 चार्ज, ठीक। और यहाँ पे जो सल्फर होता है ना यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ रहती है, इस वजह से ये सल्फर ही एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 है उसमें क्या होता है? उसमें बेंजीन की रिएक्शन किससे होती है? SO3 से होती है। आपको तो पता है कि जो बेंजीन होता है उसमें जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला होता है उस कार्बन पे हाइड्रोजन को हम शो कर देते हैं और अब इसकी रिएक्शन होनी है SO3 से। SO3 उस कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 उस कैटेगरी का इलेक्ट्रोफाइल है जिस कैटेगरी में नंबर 4 के एग्जांपल्स आए थे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी नंबर 4 याद करो कि जो अपना इंटरनल बॉन्ड ब्रेक भी ना कर सके। याद है? देखो मैं याद दिलाता हूं। सबसे पहली कैटेगरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की इलेक्ट्रोफाइल की क्या थी कि जो पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। सेकंड कैटेगरी में ये था कि न्यूट्रल होते हैं लेकिन ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट होता है। और थर्ड कैटेगरी में क्या था? जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी ना कर सके। और ऑक्टेट को जो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं उसके एग्जांपल जैसे CO2 हो गया, CH2 हो गया, SO3 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। और ये सारे जो एग्जांपल्स होते थे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते थे, लेकिन तभी काम करते हैं जब तक ये अपना कोई इंटरनल बॉन्ड ब्रेक ना करे।
बिना इंटरनल बॉन्ड के ब्रेक किए कैटेगरी 4 वाले जो एग्जांपल्स है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अब आप इसमें देखें, 1 मिनट रुके, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, अब इधर देखो, अब यहां पे क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन SO3 से होती है, SO3 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, S डबल बॉन्ड हो, देन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा ना, वो नेगेटिव इस सल्फर पे जाएगा और कोई एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कोई एक पाई बॉन्ड को, क्योंकि 7 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक इस तरह का कंपाउंड, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यस और नो। और यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है जो तो पढ़ाई की वजह से, और एक आ जाएगा इसके पास में सल्फर। देखो ध्यान से, सल्फर के भाई इस कार्बन से सीधा सल्फर कनेक्ट हो, सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन और 1 या 3 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक नेगेटिव हो गया, तो SO3 माइनस बन गया, बोलो कुछ आना। और अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से जो HSO4 माइनस बीकर में अवेलेबल था, ये HSO4 माइनस यहाँ से मिला है, तो ये HSO4 माइनस क्या करता है, HSO4 माइनस क्या करता है, यहाँ से इसे H प्लस को निकालता है। तो H प्लस को निकाल के ये किस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H2SO4 की फॉर्म में तो बाहर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो बीकर में H3O प्लस भी अवेलेबल है, तो ये H2O से क्या करता है, H2O से क्या करता है, ये जो SO3 माइनस है ये इसको H प्लस प्रोवाइड कर रहा है। तो फाइनली जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो एक इस तरह का प्रोडक्ट बनता है कि यहाँ वापस एरोमेटिसिटी आ चुकी है और यहाँ पे बन जाएगा SO3H। एक बार फिर से देखें, SO3 तक हम पहुंच चुके थे, SO3 बन चुका है यहाँ से। अब जो SO3 है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सल्फर को, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो SO3 माइनस बना, H यहाँ रह गया, और जैसे ही H प्लस निकल गया तो ये H प्लस निकल गया, H2SO4 बन के बाहर हो गया, और जो H3O प्लस H2O से इसने H प्लस दे के यहाँ पे क्या बना दिया, SO3H, और H3O प्लस से H प्लस आ गया है, और H2 यहाँ से क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। और ये जो रिएक्शन होती है ये थोड़ी रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। यही कारण है कि सल्फोनेशन के केस में जो KH/KD का जो वैल्यू होता है वो लगभग 3 से 4 तक जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो रेट आता है, यानी H का रेट ज्यादा रहा होगा, H वाला कांस्टेंट ज्यादा रहा होगा, तो जो रेट है वो होता है C6H6 का ज्यादा होता है, फिर C6D6 का होता है, फिर C6T6 का होता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो केवल किस में काम करता है, जो केवल सल्फोनेशन में काम करता है। तो ध्यान रखना कि सल्फोनेशन में जो KH/KD है उसका वैल्यू 1 नहीं आता, यहाँ आइसोट्रोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि H का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। H का क्यों जाता है, क्योंकि आपको तो पता है कि बॉन्ड वीक है तो वहां से निकलना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर अगर आएगा तो यही आएगा, और एक्सपेरिमेंटली ये मतलब देखा गया था कि KH/KD वो 3 से 4 तक की रेंज में आया था, ठीक है। तो 3 से 4 तक वेरी कर रहा था, तो 3 से 4 तक वेरी कर रहा है तो भी कंफर्म हो गया था कि KH का वैल्यू ज्यादा रहा होगा, ठीक है। खैर अब आप देखें रिएक्शन नंबर जो 3 है, इसी का एक एप्लीकेशन और बताता हूं। जो सल्फोनेशन है उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है, एनसीईआरटी से मैंने उठाई है कि अगर इसकी रिएक्शन केवल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करें, H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या होता है साहब, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, अगर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, अच्छा ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है साहब, ये होता है सल्फोनेशन, ठीक है। ये रिएक्शन सल्फोनेशन है, बेंजीन पे SO3H का ऐड होगा। और अगर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेट अगर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हीटिंग या डाइल्यूट HCl के साथ हीटिंग, ठीक है ना, या H3O प्लस के साथ हीटिंग ये करे तो ये वापस से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं डीसल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है, डीसल्फोनेशन
रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड लेते हैं उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेडल क्राफ्ट की। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन नंबर 4। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा, हैलोजिनेशन, दूसरा आपने पढ़ा नाइट्रेशन, तीसरा आपने पढ़ा सल्फोनेशन। अब नंबर 4 है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो देखो भाई, जो फ्रेडल क्राफ्ट है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये दो टाइप के रिएक्शंस है, एक फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सबसे पहली रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में, क्या इसका रिएजेंट है, कैसे रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की रिएक्शन जब किसी एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो जनरली, और एल्काइल हैलाइड के साथ में कोई लुईस एसिड लिया जाए। अब लुईस एसिड में कौन कौन से हो सकते हैं, जनरली सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वो होता है AlCl3 या BX3 भी हो सकता है, ठीक है ना, या AlX3 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, या ZnX2 हो सकता है, या HbCl5 हो सकता है। तो कोई भी लुईस एसिड यहाँ पे यूज किया जा सकता है। कोई लुईस एसिड हो, उसके साथ में एल्काइल हैलाइड है और बेंजीन की रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्काइल बेंजीन। तो इस प्रोडक्ट का नाम है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म आपको तो मालूम ही है कि मैकेनिज्म दो स्टेप में चलती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है और दूसरे स्टेप में उसी इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करवाना होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो जो एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन जब कोई लुईस एसिड हो जैसे AlX3, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है लुईस एसिड में वो होता है AlCl3, ठीक है ना, लेकिन मैंने कोई AlX3 लिया। अब AlX3 की रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, RX से करवाते हैं, तो ये जो लुईस एसिड होता है ना, लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो ये यहां से X माइनस को खींचता है और जैसे ही X माइनस इधर आएगा तो यहां पे बन जाएगा R+, ठीक है ना, और साथ में क्या बन जाएगा AlX4 माइनस। और ये जो R+ है यही इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और क्या ये इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बोकैटाइन है, यस और नो, यस, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एक कार्बोकैटाइन है और कार्बोकैटाइन जो होता है उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना भी होती है। ध्यान रखना कि इसमें रीअरेंजमेंट, हालांकि कुछ ऑथर्स ऐसे भी मानते हैं कि ये कार्बोकैटाइन नहीं बनता क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और वो डेल्टा पॉजिटिव बन रहा होता है, वो वहां टेक कर रहा होता है। लेकिन आप ऐसा ध्यान रखें कि यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है और रीअरेंजमेंट भी होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये सेकंड स्टेप में बेंजीन पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा कि जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन जब इस R+ से होनी है, जिस कार्बन पे बेंजीन के जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आने वाला होता है उस कार्बन का हाइड्रोजन अलग से शो कर दिया जाता है। और अब यहाँ पे आपको पता ही है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जो पहला स्टेप है, क्या पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होता है, यस और नो। स्लो होने की वजह से जो फर्स्ट स्टेप है क्या वही स्टेप RDS भी होता है, ठीक बात है। और अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट और उस इंटरमीडिएट में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन आ चुका है, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। और अब यहाँ पे जो AlX4 माइनस है, AlX4 जो माइनस है, जो बेस की तरह अपना रोल प्ले करेगा, वो इस H+ को ट्रैप करेगा और H+ को ट्रैप करके HX बाहर करेगा और साथ ही यहाँ पे क्या निकल जाएगा, AlX3। तो AlX3 एक यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह है कि रिएक्शन में गया है और वापस भी निकला है, और
ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो चुका है और प्रोडक्ट यहाँ बन चुका है एल्काइल बेंजीन, ठीक है। अब देखो बुक्स में इस फ्रीडल क्राफ्ट की कई टाइप है, ठीक है ना। आप पढ़ाने को तो आप फ्रीडल क्राफ्ट को पूरा 50 मिनट का एक लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इसका मैटर समेटना है। तो वो आप देखें कि अब इसकी कुछ अदर रिएजेंट्स की और अदर कौन कौन से रिएजेंट होते हैं हम बात करते हैं एक एक करके। मैं इसका एक रिएजेंट आपको बता चुका हूं, रिएजेंट नंबर जो 1 है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब किसी लुईस एसिड से दी जाती है, और लुईस एसिड की जगह कौन कौन से हो सकता है, लुईस एसिड की जगह BX3 हो सकता है, AlX3 हो सकता है, ठीक है, या ZnH2 हो सकता है, या FeCl3 हो सकता है, FeCl2 सॉरी, या उसके साथ ही अगर मैं कहूं कि SbCl5 हो सकता है। तो ऐसे कई तरह के लुईस एसिड है, कोई भी लुईस एसिड आप यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो होता है AlCl, ठीक है। चलो दूसरा जो रिएजेंट है ना वो रिएजेंट होता है कि कोई एल्कीन हो, कोई एल्कीन हो और एल्कीन की रिएक्शन जब किसी H+ से कराते, एल्कीन की रिएक्शन जब H+ से करवाते हैं तो आपको तो पता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, 2 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इसका जो प्रोडक्ट होगा H+ की रिएक्शन के बाद में वो होगा इस तरह का, ठीक है ना। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो H+ होता है ना H+, वो H+ जनरली HF से लिया जाता है, क्योंकि HF में F- बनेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है, तो वो इस कार्बोकेटाइन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करेगा तो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही कम है, ठीक है। Hi यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो तो तुरंत ही अटैक करके आयोडीन वाला प्रोडक्ट ही मेजर बना देगा, ठीक है। या इसमें एक और है, आपने एक रिएक्शन पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन H+ से की जाए और वही H+ आपको मिलेगा HF, तो ये प्रोटोनेशन कर लेता है और प्रोटोनेशन के बाद में जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो बनता है RCH2 then OH2+, ऑक्सीनियम आयन बनता है। ऑक्सीनियम आयन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप माना जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, H2 लीव कर जाएगा और फाइनली H2 लीव करने के बाद में जो यहाँ कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCH2+, जो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनाने के मैंने 2 और मेथड बता दिए हैं। उसके अलावा एक मेथड इलेक्ट्रोफाइल को बनाने का लुईस एसिड के साथ में कोई एल्काइल हैलाइड दिया हो, या फिर एल्कीन की रिएक्शन HF से दी हो या अल्कोहल की HF से दी हो, तो दोनों ही केसेस में जो दूसरे अनदर केस मैंने बताया इनमें भी कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है, इनमें भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया जा सकता है। अब एग्जांपल्स कैसे होते हैं, तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल के लिए आप देखें कि आपको बेंजीन की रिएक्शन करवाना है, और बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाना है। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल मेरा ये है कि CH3 और CH2Cl इसकी रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में करवाना है तो प्रोडक्ट बना। दूसरा जो सवाल है वो मेरा ये है कि CH3 CH2 then Cl ठीक है ना, और CH2Cl इसकी रिएक्शन करवाना है AlCl3 के साथ में तो प्रोडक्ट बनाओ। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि CH3 CH then Cl और CH3 और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपके पास में बड़ी सुपर पावर है, तगड़ी पावर है कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जैसे मैं ये सवाल लिख दूं ना, पूरा सवाल लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस का आंसर लिखें, ठीक है ना, खुद से। चलो इसमें बताना है कि CH3 और CH डबल बॉन्ड देन CH2 प्लस HF, इन सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट होगा। मैं यही बुक रहा हूँ, आप इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखें जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। कर लिए क्या? हो गया? अब इधर देखो, इनकी सॉल्यूशन करना है। बड़ी ज्यादा ही गर्मी है यार।
चलो इधर देखो, AlCl3 क्या करेगा, Cl- को ट्रैप करेगा। जैसे ही Cl- को ट्रैप करेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक कर जाएगा? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह का कंपाउंड, बेंजीन पे जुड़ जाएगा CH2 and CH3 और इसका नाम है इथाइल बेंजीन। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है इथाइल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें इसकी रिएक्शन अगर देखोगे तो पहले ये Cl निकल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है, यस और नो? यस, क्योंकि ये 1 डिग्री है और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस केस में रीअरेंजमेंट भी होगा। मैं यहां लिख देता हूं इसका रीअरेंजमेंट किस तरह से होना है। आप देखिए कि CH3 देन CH2 और CH2+, ये जो है अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये इस तरह का कंपाउंड बना देगा और ये पहले वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। आप देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, और अब जो नया कार्बोकेटाइन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और आपको तो पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री से। तो अब जो इस पे अटैक करेगा बेंजीन पे, वो ये वाला कार्बोकेटाइन करेगा कि ये वाला कार्बोकेटाइन करेगा? बीच वाला कार्बोकेटाइन करेगा। समझ में आएगा? यानी ये कार्बन सीधा जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा। हम ऐसे तो करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन से जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे इस कार्बन से क्या जोड़ो, CH जोड़ो। तो बेंजीन से पहले CH जोड़ा और CH के पीछे पीछे कौन आया, 2 CH3 है, यानी यहाँ पे एक CH3 जुड़ा और यहाँ पे भी एक CH3 जुड़ा। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दो, या इसका कमर्शियल नेम होता है क्यूमीन। ठीक है, इसका कमर्शियल नेम क्यूमीन भी होता है, तो क्यूमीन भी बोलते हैं इसको और आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। यानी आपने अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया, अगर आपने एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया तो देखा कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, और यहां पे आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया है तो ये निकल के यहां पे पॉजिटिव आएगा, बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। क्या यही प्रोडक्ट बनने वाला है? क्या सेम प्रोडक्ट आने वाला है? यस और नो? यस, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव बना, इसमें रीअरेंजमेंट होना नहीं है, ये सारे बेंजीन पे जुड़ जाएगा, यही तो बना। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आप बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन कैसे बना सकते हैं? सवाल समझना है भाई। आपने अगर यहाँ पे एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया तब भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, अगर आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया तब भी वही बना, आइसो वाला ही बना। तो सवाल मेरा ये है कि आप बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन कैसे बना सकते हैं? बेंजीन से ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि बेंजीन पे 3 कार्बन सीधी चेन में जुड़े। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? बेंजीन की रिएक्शन से, या बेंजीन की किसके साथ रिएक्शन होगी ये प्रोडक्ट? क्या मेरा सवाल समझ गए अभी तक? कि आपने अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया है तब भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, अगर आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया है तब भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना। तो सवाल ये है कि बेंजीन की रिएक्शन किससे करें कि एन प्रोपाइल बेंजीन बने। ठीक है, ये मैंने आपको एक सवाल बता दिया बढ़िया वाला, तो अभी आप इस सवाल को केवल याद रखें। ठीक है, और जब समय आएगा तो मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दूंगा। इसमें बताओ भाई, सबसे पहले ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, नेगेटिव H+ आके पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो इस तरह से आप इनकी रिएक्शंस को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो है फ्रीडल क्राफ्ट नंबर 5 की रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है, जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है साहब? रिएक्शन क्या है पहले वो बताता हूं। रिएक्शन है कि जब बेंजीन की रिएक्शन जब किसी एसिड हैलाइड से कराते हैं, ठीक है, और वही किसी लुईस एसिड की वजह से, जनरली AlCl3 कॉमनली यूज होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एरोमेटिक कीटोन। इट इज एरोमेटिक कीटोन। ठीक है ना, ये एरोमेटिक कीटोन का प्रोडक्ट बन गया। तो बेंजीन की रिएक्शन जब एसिड हैलाइड से करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो एरोमेटिक कीटोन का प्रोडक्ट बनता है। कैसे है साहब? तो मैकेनिज्म क्या रहा होगा? तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहली स्टेप में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं, RC डबल बॉन्ड और Cl।
और इसकी रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, जो Cl- को ट्रैप करता है। और जैसे ही Cl- खींचेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया AlCl4-। और जो AlCl4- है ये बेस का काम भी करता है, और ये जो कंपाउंड बना है जो इलेक्ट्रोफाइल भी है ये एसाइलियम आयन होता है। सॉरी मैं इसको रीराइट करूं, एसाइलियम ये मैं इसको रफ करूंगा। देखो मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप घर पे रहे तो जितना ज्यादा हो सके पानी पिए आप, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इन दिनों, ठीक है ना। मेरे को ये भी नहीं पता कि ये लेक्चर मेरा आपके पास कब आने वाला है पता चले गर्मी आज पड़ रही है, 2 दिन बाद गर्मी कम हो जाए। आप ये फील करोगे सर इतनी गर्मी तो नहीं है क्या, इतने 2 दिन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, गर्मी तो रहने वाली है। चलो तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन। और जो एसाइलियम आयन होता है ना, एसाइलियम आयन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O प्लस को एसाइलियम आयन बोलते हैं। ये एल्काइल कार्बोकेटाइन से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एल्काइल कार्बोकेटाइन से बहुत ज्यादा स्टेबल है, और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, खुशी की बात नहीं है, यानी ये अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। क्यों नहीं होता, क्योंकि एसाइलियम आयन में जो ऑक्सीजन है उसके पास में आप देखें कि लोन पेयर अवेलेबल, और ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर है तो कार्बन के प्लस और ऑक्सीजन के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग हो जाता है, और बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कि वहां पे बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि रीअरेंज करने के बाद जो नया कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को मायने नहीं होती। ध्यान रखें जब भी बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाए, ठीक है। चलो और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा, और बेंजीन पे कैसे अटैक करेगा, बेंजीन के जिस कार्बन पे ये इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उस कार्बन को अलग से शो कर दो, और ये बन गया RC डबल बॉन्ड O+, और अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और यही स्टेप क्या होगा अपना RADS स्टेप। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R बन चुका है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ना, और अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे जो AlCl4- है, AlCl4 जो माइनस है वो आएगा और इस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, और जैसे ही H+ निकलेगा तो सिस्टम तो एरोमेटिक हो गया, सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या निकल गया, AlCl3 बाहर हो गया, और क्या बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट हो सकते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए कोई स्पेशल रिएजेंट है, तो यस, अगर हम इसके रिएजेंट की लिस्ट बनाएं, अगर हम इसकी रिएजेंट की लिस्ट बनाएं तो सबसे पहला जो रिएजेंट होगा वो तो होगा एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर AlCl3 से एनहाइड्रस लिया जाता है, ये एनहाइड्रस AlCl3, मतलब वाटर की प्रेजेंस यहां नहीं रखी जाती, तो उस केस में आपको तो पता है कि ये Cl- को खींच के एसाइलियम आयन बनाएगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि एसाइलियम आयन को बनाने के और भी कोई तरीके हो सकते हैं क्या? जैसे हमने कार्बोकेटाइन वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था वो बनाने के लिए 2 तरीके और देखे थे कि एल्कीन की रिएक्शन H+ से करवा दो या एल्कोहल की H+ से करवा दो। ठीक वैसे ही एसाइलियम आयन बनाने के लिए भी 2 और मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि जो एनहाइड्राइड होता है ना, उस एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर एनहाइड्रस AlCl3 से करें तो भी एसाइलियम आयन बनाया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे AlCl3 आ चुका है, तो AlCl3 माइनस और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, तो इस तरह का एक ऑक्सोनियम आयन बनता है। और ये यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, गुड लिविंग ग्रुप है, H2 निकल गया, तो यहाँ पे तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड O, देन O और AlCl3 माइनस, ये तो बाहर हो गया, प्लस इधर क्या बन गया, इधर बन गया RC डबल बॉन्ड O देन प्लस, तो ये एसाइलियम आयन बन गया जो कि इलेक्ट्रोफाइल। तो एसाइलियम आयन को बनाने का एक मेथड और भी है कि एनाइड्राइड की रिएक्शन अगर किसी लुईस एसिड से करवाते हैं,
एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर किसी लुईस एसिड से करवाते हैं तब भी आप देखें कि जो एसिड अमाइन है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मेथड हो रहा है उसको बनाने का। एक मेथड ये है कि आपने पढ़ा हो तो सक्सिनिक एसिड का नाम सुना होगा, याद है ओम्स-गेट का रूल, OMS GAP ओम्स-गेट। O मींस क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडीपी एसिड और पिमेलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक, एडीपी, पिमेलिक। ऑक्सैलिक में क्या होता था? ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे बना देते थे, COOH लो और एक COOH हो, वो दोनों COOH को आपस में मिला। मैलोनिक एसिड में क्या होता था? दो COOH के बीच में एक CH2 ऐड कर देते, एक CH2 लगा दो, दो COOH के बीच में, ये मैलोनिक बन गया। सक्सिनिक एसिड के बीच में क्या होता था? दो COOH लो, अब एक एक CH2 आप इनमें ऐड करते हैं, तो ये सक्सिनिक एसिड है। ऐसे ग्लूटामिक का, एडीपी का और पिमेलिक के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? ऑक्सैलिक में दो COOH आपस में जोड़ दो, मैलोनिक में उनके बीच में एक कार्बन इंसर्ट करो और फिर हर स्टेप में एक कार्बन आगे ऐड करते जाएं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटामिक, एडीपी और पिमेलिक एसिड। ठीक है, अभी हमें सक्सिनिक एसिड की जरूरत है। सक्सिनिक एसिड को जब हीट करते हैं ना, सक्सिनिक एसिड को जब हीट करते हैं तो यहां से H2O निकल के एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड को और ये OH होता है, ये सक्सिनिक एसिड। आप देखेंगे ये सक्सिनिक एसिड, समझ गए होंगे क्यों ये सक्सिनिक एसिड है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक दो बीच में कार्बन है, दो बीच में कार्बन है और दो COOH, और जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहाँ से H2 बाहर हो जाता है, और जैसे H2 बाहर होता है तो H2 के निकलने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है वो सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो वो कुछ इस तरह का बनता है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और इसकी रिएक्शन जब किसी लुईस एसिड से करवाते हैं, जनरली AlCl3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, तो ये क्या करेगा साहब? ये जो ऑक्सीजन है सेम उसी स्टाइल में एनहाइड्राइड की तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ पे एक इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड को, देन C डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और ये बन गया AlCl3 माइनस, और इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अब ये कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और एसाइलियम टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये बन गया C डबल बॉन्ड को, देन OAlCl3 माइनस। ठीक है, तो ये एसाइलियम आयन बना है। हालांकि जब इसको H+ मिलता है तो ये AlCl3 बाहर होके यहाँ पे OH बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की। अच्छे हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, थोड़े लेवल अप भी करेंगे इस रिएक्शंस को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ कमियां भी है, वो भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।